नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में यूपीएससी हिंदी वॉरियर में। आज हम देखने वाले हैं संविधान का निर्माण के बारे में। एक्चुअली हमारी ये जो सीरीज है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज या पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सार को देखने वाले हैं, जो आपकी प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखना, ये ज्योग्राफी और पॉलिटी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको नज़रअंदाज करना कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम एक लेक्चर ऑलरेडी इस सीरीज में ले चुके हैं और उस लेक्चर में हमने देखा था 1773 के एक्ट से लेकर 1947 के जितने भी एक्ट थे तब तक के उस सारे एक्ट्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए आराम से, है ना। और साथ ही साथ उसको रिवाइज करने का तरीका है, मैंने आपको बुक बताई थी, या तो आप एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं या उससे भी बेटर आपको करना है तो मैंने आपको बताया था प्लास्टिक टू पार्टीशन। वो प्लास्टिक टू पार्टीशन बुक से आप जो है वो आराम से रिवीजन कर सकते हैं, जिनमें विद बैकग्राउंड की सारी चीजें बताई गई है। आज का जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम देखेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे था, कौन कौन सी समितियां इसके लिए बनाई गई थी, उस समिति का चेयरमैन कौन हुआ करता था, कितने सदस्य हुआ करते थे, क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो चैप्टर है वो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेंस में यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, बट प्रीलिम्स में मेंस में कोट करने के काम आ सकते हैं कुछ फैक्ट, बट मेन चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होगी। तो चलिए, सबसे पहले देखना, संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा एक संविधान बनाएगी, ऐसी बात सबसे पहले रखते हैं एम एन रॉय। एम एन रॉय एक बहुत बड़े साम्यवादी चिंतक हुआ करते थे। इन्होंने 1934 में ये बात सबसे पहले रखी थी कि एक संविधान सभा हो। तो ऐसे संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले किसने रखी? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू है, बन चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, याद रखना ऐसी चीजें। तो 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय जो थे उन्होंने ये बात रखी कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग कर दी कि भाई संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद तो 1938 में नेहरू जी खुद कह देते हैं कि संविधान का निर्माण केवल संविधान सभा करेगी और जिस संविधान सभा को जनता चुनेगी, ये, है ना। फिर 1940 में आपको पता है आता है अगस्त प्रस्ताव, और उस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात मान लेती है ब्रिटिश सरकार। हालांकि सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती है, बट मान लेती है कि हाँ, युद्ध जो समाप्त हो जाएगा तो युद्ध की समाप्ति के बाद में संविधान सभा बनेंगे जो भारतीय संविधान का निर्माण करेंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। चलो, उसके बाद में देखना 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है इसे अस्वीकार कर दिया जाता है ऑलमोस्ट सभी पार्टियों द्वारा। तो उसके बाद में जो है वो मुद्दा आता है और नया एक और जो अपने यहाँ प्रपोजल दिया जाता है वो था 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव, है ना। ये क्रिप्स मिशन इसे है, इसमें क्लीमेंट एटली साहब भी आते हैं इस क्रिप्स मिशन में, और इस क्लीमेंट एटली जो है वो आगे चलकर बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं यूके के, है ना। तो यहाँ पर संविधान सभा की दो संविधान सभाओं की मांग को नकार देती है क्रिप्स मिशन। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी जिन्ना वाली, कब बनी थी ये? 30 दिसंबर 1906 को ये बनी थी। ये डेट आपको याद रख लेना, इस डेट को ये बनी थी, समझ रहे हो। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी। तो अब मुस्लिम लीग जो थी वो कह रही थी कि नहीं भैया, हमें तो पाकिस्तान बनाना है, और पाकिस्तान बनाने के लिए फिर भैया हम लोगों को अलग संविधान सभा चाहिए। तो क्रिप्स मिशन ने कहा नहीं, दो संविधान सभा नहीं होगी, है ना। परंतु इन्होंने एक योजना तो दे दी थी। हालांकि यहाँ पर देखो, मुस्लिम लीग पूरी पूरी तरीके से संतुष्ट इस बात से नहीं थी, पर कुछ कुछ संतुष्ट मुस्लिम लीग हो जाती है। ये जो एक संविधान सभा की बात करता है क्रिप्स मिशन। बाद में देखो, क्रिप्स मिशन के बाद में 1945 में वेवेल योजना आती है। ये हिस्ट्री में देखेंगे, वेवेल योजना आती है, और वेवेल योजना भी फिर काम पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। चलो जी, और फाइनली बाद में जो है इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर, इसी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर अपने यहाँ बना दी जाती है, क्या बना दी जाती है सर? संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है 1946 में। किसकी सिफारिश के आधार पर? जो कैबिनेट मिशन था उसके आधार, योजना के आधार पर। तो कभी क्वेश्चन बने आपकी प्रीलिम्स में, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो है वो संविधान सभा का गठन कौन से मिशन की सिफारिश पर किया गया था या कौन सी योजना के अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके अनुसार कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन किया गया था। इसमें जब देखो, भारत पाकिस्तान दोनों एक है और दोनों के लिए एक ही
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, तब इसके टोटल सदस्य हुआ करते थे 389, और इन 389 में से 296 जो हुआ करते थे वो तो आएंगे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों के सीधे अंडर में आता था वो, और 93 सदस्य जो है वो किसमें से आएंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, देसी रियासतें, राजे महाराजे अपने, तो उन राजे महाराजा वाले से आएंगे 93, और 4 जो है वो आएंगे जो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र हुआ करते थे, जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम था, कमिश्नर हुआ करते थे, वहां से आएंगे। तो ऐसा मिलाकर कुल मिलाकर कितने होंगे, 389 सदस्य यहां पर हो जाते हैं। याद रखना एक चीज, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बनता है, संविधान सभा जो है वो पार्टली, संविधान सभा को हम कह सकते हैं कि ये पार्टली, यानी हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली इलेक्टेड थी। कैसे पार्शियली इलेक्टेड थी, तो देखो ये जो 296 आने वाले थे, है ना, ये 296 आने वाले थे ब्रिटिश भारत से, और इनको अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता था। कौन चुनता इनको अप्रत्यक्ष रूप से, तो जो प्रांतीय जो सभा वो हुआ करती थी सभाएं, वो प्रांतीय सभाएं इनको चुनती, और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे 296, तो इलेक्टेड थी, कुछ नॉमिनेटेड भी थे। कैसे, तो ये जो 93 सदस्य हुआ करते थे देसी रियासतों वाले, इनको वहां के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो नॉमिनेट किया करते थे। तो याद रखना ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड संस्था हुआ करती थी हमारी संविधान सभा। चलो जी, इस संविधान सभा में देखो प्रांत विधानसभा सदस्यों को चुनती हैं, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनको चुना जाता था। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, ये हम जब राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त ये हम डिस्कस करेंगे आराम से, डिटेल से। अभी के लिए सब इतना याद रखो कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनको चुना गया था। यहाँ पर समुदाय आधारित सीटें भी प्रदान की गई थी। कैसे समुदाय आधारित सीटें प्रदान की गई थी, तो समुदाय आधारित सीटें का मतलब ये होगा कि देखो इसमें मुस्लिमों को भी कुछ सीटें दी गई थी, साथ ही साथ यहाँ पर सिखों को भी कुछ सीटें दी गई थी, और सिखों के साथ साथ एक सामान्य वर्ग हुआ करता था। इस सामान्य वर्ग में सब आ जाते थे, जिसमें हिंदू आ जाते थे, जिसमें जो है बौद्ध आ जाते थे, जैन आ जाते थे, सारे के सारे वो सामान्य वर्ग में आया करते थे। अनुसूचित जातियां वगैरह वो भी सब सामान्य वर्ग में आती थी। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य, तो देखो भारत के सभी जो भी अपने समुदाय थे वो समुदायों का भी इसमें प्रतिनिधित्व था, देसी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व इसमें था, जो ब्रिटिश भारत था उसका भी प्रतिनिधित्व इसमें हुआ करता था। तो बहुत अच्छी ये संविधान सभा, इसमें सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ करता था। प्रत्येक जो समुदाय है वो उसके सदस्य इसमें हुआ करते थे, है ना। देसी रियासतें जो थी वो सीधे चुनाव में भाग नहीं लेती थी, बल्कि देसी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे, शासक वर्ग, तो वो शासक इनको चुना करते थे, है ना, जिनमें 93 जो सीटें हुआ करती थी। और ये अधिकांश सीटें जो है वो स्टार्टिंग में तो खाली ही रहती हैं, क्योंकि कोई भी राजा यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं था कि हम लोकतंत्र अपनाएं और हम अपना अधिकार जो है वो छोड़ दें और अब लोकतंत्र अपना लें। भाई हम और आप राजा हों तो भी नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ रही है आपको बात, हम और आप राजा हों तो छोड़ देंगे, है ना, नहीं छोड़ेंगे ना। आज हमारी कंपनी है तो कंपनी का मालिक हम अपने बेटे वगैरह को ही बनाएंगे, हम ऐसा कोई नहीं करेगा, दुकान का मालिक बेटा ही होता है, समझ रहे हो। तो वो तो राजा थे, कौन राजा चाहेगा हम और आप भी उनकी जगह होते तो हम भी नहीं छोड़ते। तो उनको लग रहा था कि भाई हम नहीं जाएंगे इस संविधान सभा में, हालांकि बाद में धीरे धीरे जाने लगते हैं, है ना, बाद में धीरे धीरे जो है वो जाने लगते हैं। चलो जी, नतीजा क्या होता है कि बाद में देखो जो कांग्रेस थी उसको टोटल सीटों में से 208 सीटें मिलती हैं। तो देखो बहुमत किसका था, कांग्रेस का इसमें हुआ करता था। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और 15 सीटें जो वो अन्य लोगों को मिल जाती है। तो मुस्लिम लीग इससे भी बहुत चिढ़ जाती है कि देखो हमारे लिए तो 73 सीटें ही हैं। इसके आधार पर भी जिन्ना बाद में बहुत चिढ़ जाते हैं और इसके बाद में ही जो है जिन्ना वो शुरू कर देते हैं एकदम पाकिस्तान की मांग को और तेज वो जो है कर देते हैं। तो इसमें बहुमत किसका था, कांग्रेस का बहुमत हुआ करता था। तो ये इसकी आलोचना भी करते हैं कुछ जो थिंकर्स हैं कि भाई इसमें तो कांग्रेस का बहुमत हुआ करता था। चलो सर, इस सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार से हुआ करती थी वो भी देख लेते हैं। देखो इस सभा की सबसे पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहली बैठक जो है इस सभा की हुआ करती थी 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस है पूरे। बहुत सारे एग्जाम्स में मैं पेपर देखता रहता हूँ एसएससी वगैरह में, वहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल वो बुढ़े प्रोफेसर जो बैठे होंगे ना, वो गंदे से गंदे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। तो आपको एकदम हल्के में नहीं लेना है कि यूपीएससी में आए तो हम फैक्ट याद नहीं करेंगे, फैक्ट नहीं रटेंगे। ये तो एसएससी वालों का काम है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। यहाँ पिछले 2023 का पेपर उठा के देखो, पता लग जाएगा आपको, आंखें खुल जाएगी आपकी क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मेन गलती यही होती है ना। इसलिए हिंदी मीडियम वाले, मैं इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो ये मेन गलती हिंदी मीडियम वाले बच्चे करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। डेट्स जो मैं आपको बोलूंगा वो आपको रट लेनी है वैसे के वैसे। जैसे आगे और डेट्स बताऊंगा मैं,
अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी डेट्स बताऊंगा, ऐसे आने वाले लेक्चर्स में कुछ डेट्स बताऊंगा, वो रट लेनी है। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 का दिन याद रख लेना है, जिसमें पहली बैठक होती है। तो भाई किसी भी सभा की पहली बैठक होगी तो उसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष चुना जाएगा, तो बिल्कुल अध्यक्ष चुना जाएगा। तो पहली बैठक हुई तो पहली बार इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे उम्र दराज हुआ करते थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य। याद रखना, ये परंपरा कहां से आई? तो ये फ्रांस से आई परंपरा। फ्रांस में जब बैठक होती है, बास्तिल का जो महल होता है वहां पर बैठक होती है, तो वहां पर सबसे पुराने जो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग होता है उसको वहां का अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये परंपरा कहां से आई? फ्रांस से। याद रखना, ये परंपरा अभी भी प्रचलित है। जब नई लोकसभा बनती है या नई विधानसभा बनती है तो उसका अध्यक्ष तो तब तक घोषित हुआ नहीं होता है, तो कौन बनता है? सबसे वरिष्ठ सदस्य को तब बनाया जाता है वहां का अस्थायी सदस्य। तो जो सचिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य ही थे। उसके बाद में स्थायी सदस्य किसको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अस्थायी सदस्य कौन हुआ करते थे? सचिदानंद सिन्हा, और ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। इसलिए फ्रांस की ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए हमने सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष इसमें बना दिया। बिल्कुल। मुस्लिम लीग को कितने मिले? 73 सीटें। ज्यादा किसको? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग ने बोला हम नहीं आ रहे इस मीटिंग में, भाड़ में गई मीटिंग, हम नहीं खेलेंगे ये मीटिंग, क्योंकि दुख हो रहा था ना भाई, यार हम बहुत कम है हमारी सदस्य संख्या इसमें, तो हम नहीं जाएंगे, बोले हम बहिष्कार कर रहे हैं इसका। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इस बैठक का। कोई नहीं, फिर भी हुआ तो सही। अब याद रखना एक डेट और, यहां पर आपको एक डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 की। ये 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस प्रस्ताव का नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, या जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव इसको कहा जाता है। सर क्या था इस उद्देश्य प्रस्ताव में? आज जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ये जो पढ़ते हैं आप, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि यहां से भी मेंस तक में क्वेश्चन बने। समझ रहे बात? यहां से मेंस में भी क्वेश्चन बने, और बहुत सारे क्वेश्चन बने। सीधा क्वेश्चन इनसे बनता है। प्रीलिम्स में तो हर बार क्वेश्चन यहां से बनता है, जो अपनी प्रियम्बल है। तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर देते हैं नेहरू जी, है ना। और इसी के आधार पर बाद में इसको अपना लिया जाता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और इसी के आधार पर क्या बनती है आज की अपनी प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। तो क्वेश्चन बनेगा आपकी एग्जाम में, ये क्या बनेगा कि आज का जो प्रस्तावना है इसको अपनाया गया है किसके आधार पर, या इस कौन से रिजोल्यूशन के आधार पर? तो बताया जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वही आगे चलकर बनती है अपनी प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना ऐसे कहां से ली गई थी? तो देखो, प्रस्तावना हम लेते हैं अमेरिका के संविधान से। यूएसए है ना, यूएसए के संविधान में ऐसी प्रस्तावना हुआ करती थी, तो वहां से हम ऐसी प्रस्तावना जो है वो ग्रहण करते हैं। समझ आ रही है आपको बात? बिल्कुल। ये बाकी जो है ये हमारी आराम से आप ये बैठ के पढ़ लेना। ये जितनी भी चीजें हैं आज की हमारी प्रस्तावना है, वैसे सेम टू सेम वही है। तो हम मेन चीजें पढ़ेंगे किसको? प्रस्तावना को पढ़ेंगे। चलो, महत्व क्या आधार हुआ करता था इस उद्देश्य प्रस्ताव का? तो देखो, प्रियम्बल अपनी जो प्रस्तावना है, माफ करना, तो इस प्रस्तावना का आधार बनती है यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसका आधार बनता है। और भारत जो है उसके भविष्य की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दिशा को ये स्पष्ट कर देता है उद्देश्य प्रस्ताव। सोचो हमारे फोरफादर्स कितने महान हुआ करते थे कि उसने उस वक्त जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना कर दी। जिस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त वो सोचते थे कि नहीं, हमें नहीं किसी धर्म के आधार पर बनाना है, हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे। और ये भारत की महानता है, हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी महानता है कि आज हम अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हालांकि कुछ आपको ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स मिलेंगे अभी भी, ऐसे असामाजिक तत्व जो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना सब लोगों के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। देखो, भारत के वेस्ट में जब आप निकलेंगे तो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे जाकर आपको कोई डेमोक्रेसी मिलेगी, और तब वहीं पर आपको मिलेगा कोई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। उससे पहले कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। और आप हालात देख सकते हैं भारत से, जैसे वेस्ट में जाएंगे, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ईरान देख लो, इराक देख लो, क्या स्थिति है इनकी, सब बेकार स्थिति है। सब जो है वो कोई भी देश उनमें से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। और मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास जाकर आपको पहली डेमोक्रेसी मिलेगी और पहला आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वहां पर मिलेगा।
तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तभी हम सुरक्षित हैं और तभी हम एक हैं। और वो वैसे भी शायरी एक है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, है ना। चमन मतलब गार्डन, इख्तिलाते, इख्तिलाते मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, रंगो बू का मतलब होता है फ्लावर्स, फूल। तो चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, यानी अगर किसी गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है ना, तब बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए। देखना, जब इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं तो उस इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल। इंडिया इसीलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी, अनेकता में एकता बनी रहनी चाहिए। चलो, अब देखो यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है। भाई संविधान बनाएगा कौन, तो इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के कुछ सदस्य हुआ करते थे। देखो, अध्यक्ष तो सबको याद आ जाता है प्रारूप समिति का, कौन था, तो बी आर अम्बेडकर साहब। मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, मोर और लेस, अगर वो आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप प्रीलिम्स में मैक्सिमम चांसेस है कि वो आप जो है वो एलिमिनेट कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक और किसी पास नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, कहीं से कॉपी करी हुई ट्रिक जो है वो नहीं है। देखो, ट्रिक ये है कि इस प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सबके नाम भगवान कृष्ण के नाम पर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं मैक्सिमम के नाम। जैसे अंबेडकर साहब का नाम तो आपको याद रह जाएगा, ये तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब देखो, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी आ गए कृष्ण का नाम। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आ गया कृष्ण स्वामी। इधर देखो, टी टी कृष्णाचारी आ गया कृष्णाचारी। देखो अब मुंशी, सर इसमें कौन सा आ गया, अरे बंसी बजाते थे ना कृष्ण जी, तो बंसी से मुंशी, है ना, ये हो गया। एक आपको याद रख लेना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और ए बी एल मित्तल, वैसे से। तो मैक्सिमम जो सदस्य इसके थे उनका नाम कृष्ण जी के नाम के ऊपर है। इतना एक ट्रिक याद रखना, अगर आए तो ये थोड़ी सी ट्रिक आप अपना के देखना, है ना। ऐसे ट्रिक्स हम सब बताते रहेंगे। चलो, उसके बाद में देखो स्वतंत्रता अधिनियम, ये हम देख चुके हैं, 1947 में आ जाता है। देखो 3 जून 1947 को विभाजन योजना पेश कर दी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हमारे गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय उस काल में हुआ करते थे। तो उनको पता लग गया था कि अब भारत और पाकिस्तान एक रह नहीं सकते, तो उन्होंने अंतिम जो है वो दिन आता है 3 जून 1947 को, कह देते हैं कि भाई अब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बनेंगे और बन के रहेंगे, क्योंकि मानेंगे नहीं, है ना। तो 3 जून 1947 को विभाजन योजना जो है वो पेश कर दी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, और उसके बाद में हमारे यहाँ भी जो है वो लेकर आ जाया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस स्वतंत्रता अधिनियम को पारित करने के बाद में यहाँ पर क्या क्या होता है, तो संविधान सभा को यहाँ पर संप्रभुता प्राप्त हो जाती है। देखो, संविधान सभा तो कब 1946 में बन चुकी थी, पर इसे संप्रभुता प्राप्त हो जाती है 1947 के एक्ट के द्वारा। यहां पर अब जो है वो संसद के जैसे भी काम करती थी। तो देखना, संविधान सभा 2 काम क्या करती थी, एक तो वो संविधान का निर्माण करती थी, एक काम क्या करती थी, वो संसद के जैसे भी काम करती थी। भाई हमारी संसद तो उस टाइम पे थी नहीं, तो यही संसद के जैसे भी काम करती थी। पर याद रखना, जब ये संविधान निर्माण के तक का काम करती थी तो इसके अध्यक्ष अलग होते थे, और जब ये संसद के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष अलग हुआ करते थे। जब ये संविधान निर्माण का काम करती थी तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब ये संसद के जैसे काम करती थी, है ना, तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जी वी मावलंकर साहब। कौन, जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन एक बार मैं किसी एग्जाम में देख रहा था कि फुल फॉर्म भी आपको, फुल नेम जो इनका याद होना चाहिए, वहां पर गणेश वासुदेव मावलंकर लिखा हुआ आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये कौन है। एक्चुअल जीवी मावलंकर एक्चुअली सब याद करते हैं, पर जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये इसके पहले संसद के अध्यक्ष या पहली लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। समझ में आ गया आपको बात। चलो जी, और इसको संविधान सभा को यहां पर संप्रभुता मिल गई, तो इसको यह भी अधिकार मिल गया कि ये किसी ब्रिटिश कानून को नहीं भी माने, है ना। इसको अधिकार था कि अब तक जो कानून बने कहते कि भाई इस वाले कानून को हम नहीं मानेंगे, तो वो भी चलेगा, क्योंकि अब संप्रभुता हासिल हो गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा के द्वैध भूमिका हुआ करती थी। कैसे, संविधान निर्माण का मैंने बताया, और विधायिका का कार्य भी यही करती थी, संसद का काम भी यही करती थी। और दोनों जब का काम करती थी तो अलग अलग दिन बैठती थी, और अलग अलग इनके अध्यक्ष फिर हुआ करते थे। माउंटबेटन योजना के अनुसार मुस्लिम लीग के सदस्य फिर छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान। तो अब मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो तो छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो अब 389 में अपने यहाँ कितने सदस्य बन गए, मात्र 299 सदस्य बच गए हमारे वाली संविधान सभा में, क्योंकि कुछ सदस्य जो है वो तो पाकिस्तान चले जाते हैं। अच्छा, सारे मुस्लिम लीग के सदस्य ही पाकिस्तान नहीं गए थे, कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ में रह जाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी फिर एक मुस्लिम लीग बची रहती है, और आज भी मुस्लिम लीग की पार्टी नाम की पार्टी है इंडिया में। समझ रहे हो। चलो जी, देखो इस समय तक, अब जब तक संविधान ये पारित होता है हमारा जो 1947 का अधिनियम,
अधिकांश जो रियासतें हुआ करती थी वो भारत में इस टाइम पर मिल चुकी होती है, और उनके सदस्य जो थे प्रतिनिधि वो भी भाग लेना शुरू कर देते हैं संविधान सभा में, है ना। तो ये होने लगता है। देखो 1949 में यहाँ पर पहला चुनाव हो जाए, ये संविधान, देखो चुनाव जो था वो संविधान के पहले हो जाए, 1946 में चुनाव अपने यहाँ होता है, पहले ही संविधान लागू होने से पहले ही चुनाव हो जाता है ना। चलो, और राष्ट्रपति का चुनाव जो थे, राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही हो जाता है, और राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति यहाँ पर चुन लिया जाता है ना। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति जो है वो 24 जनवरी 1950 को यहां पर माना जाता है, ये याद आपको रखना है। देखो दो डेट्स आपको याद रखनी है, एक 22 जुलाई और एक आपको याद रखनी है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947, ये दो डेट्स आपको याद रखने हैं। याद रखना 22 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, है ना, पिंगली वेंकैया साहब। तो पिंगली वेंकैया साहब ने ये तिरंगा की जो तिरंगा झंडा है अपनी उसकी पूरी बना के दी थी, जो आज का तिरंगा झंडा वैसा, है ना। इससे पहले तिरंगे झंडे में चरखा हुआ करता था। पिंगली वेंकैया साहब, तो राष्ट्रीय तिरंगा जो झंडा है उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये दो डेट याद रखना, एक है 24 जनवरी 1950 को। इस 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, देखो 24 जनवरी 1950 को तीन चीजें होती हैं। सर क्या क्या तीन चीजें होती हैं? तो तीन चीजों में देखो यहां पर होती है, एक तो यहां पर राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है, एक राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है, और यहां पर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मान लिया जाता है। ये तीन चीजें होती है 24 जनवरी 1950 को। सर कैसे ये राष्ट्रगान राष्ट्रगीत समझ में नहीं आई बात। देखो राष्ट्रगान जो जन गण मन जो है वो राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय है वो ये राष्ट्रगान है। तो सर राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। और राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र प्रसाद को यहां पर मान लिया जाता है 24 जनवरी को। ये डेट याद रखना, यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे के ऐसे उठा के कि 24 जनवरी को क्या हुआ था और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। समझ गए ना? चलो जी, ये मैं आपको यहां पर बता ही चुका हूं। चलो अब देखो ये संविधान सभा है, इसकी बैठकें चलती हैं 165 दिन तक। कितने दिन तक चलती है? 165 दिन तक इसकी बैठकें चलती हैं, और यहाँ पर 11 सत्र होते हैं, और टोटल कितना होता है? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये तो बचपन से हमें याद है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है इसकी बैठकें पूरी होती है। तो संविधान का निर्माण होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चलता है संविधान निर्माण का कार्य। ये डेट, ये एग्जैक्ट टाइम आपको याद होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को लास्ट इसकी बैठक होती है, उसके बाद नहीं होती, और उस दिन मान लिया जाता है कि भाई अब कंप्लीट हो गया सारा काम, है ना। चलो फिर जो संविधान सभा बची अपनी, तो संविधान सभा का काम तो 24 जनवरी 1950 को हो गया। फिर इसके सदस्यों ने क्या किया? तो अब फिर 1950 से लेकर 1952 तक संविधान सभा, जब तक के पहले चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। देखो अब आप कुछ मीडिया में कुछ लोगों को ऐसा सुनेंगे कि पहले अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं होकर पहले प्रधानमंत्री अगर होते अपने सरदार पटेल साहब होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। भाई साहब पहले प्रधानमंत्री, देखो 1950 में के आसपास जो है मृत्यु हो जाती है इनकी, 1950 हाँ 1900 गांधी जी की मृत्यु के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है पटेल साहब की तो, और पहले चुनाव ही कब होते हैं? 1952 में। आप सोच के देखो कैसे अजीब प्राणी लोग हैं, है ना। इससे पहले जो प्रधानमंत्री है वो तो ये जो इलेक्टेड हुए वो तो 1952 में इलेक्शन हुआ था ना पहला, इससे पहले तो इलेक्शन ही नहीं हुआ था। इससे पहले जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ तर्क दे, जैसे कि हालांकि बेशक ये वाली बात यहाँ पर आती है कि गांधी जी ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नेहरू जी को बनाने में। क्यों भूमिका निभाई थी? तो ऐसा कोई गांधी जी के दिमाग में ऐसा कोई कीड़ा नहीं चल रहा था कि नेहरू जी को मुझे ज़्यादा इनके पक्ष में रहना और वो पटेल साहब के पक्ष में नहीं रहना। एक्चुअली हुआ क्या करता था, नेहरू जी जो हुआ करते थे वो जवान हुआ करते थे थोड़े से, और पटेल साहब जो है वो थोड़े से बूढ़े हुआ करते थे। और गांधी जी ये जानते थे कि अभी एक ऐसा नेता की जरूरत है जो थोड़ा सा लंबी अवधि तक भारत को एक बनाकर रख सके, और ऐसे नेता उनको दिखाई दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनको पता था कि जो पटेल साहब है उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक अवधि तक जो है वो देश का शासन भार नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उनको एक उसके नेता की जरूरत थी। साथ ही साथ नेहरू जी थोड़े ठंडे स्वभाव के आदमी थे, सोच समझने वाले ज़्यादा आदमी थे, ये बातचीत में ज़्यादा विश्वास रखा करते थे, और पटेल साहब फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले ज़्यादा आदमी थे, गर्म मिजाज के आदमी हुआ करते थे। तो गांधी जी का मानना था कि भाई जो है सोचने समझने वाला, और थोड़ा सा ऐसा नहीं कि फिर पटेल साहब में सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, वो भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी,
पर वो थोड़ा सा फैसला ऑन द स्पॉट और गर्म मिजाज के आदमी हुआ करते थे, ये रीजन हुआ करते थे वो महान। अगर गांधी जी के पत्र एनसीईआरटी में भी दिए हुए, गांधी जी के लेटर लिखे हुए नेहरू जी को, नेहरू जी के गांधी जी को, पटेल जी के गांधी जी को, नेहरू जी के सरदार साहब को, ऐसे अगर आप इनके पत्र पढ़ लें आज भी तो रोने लग जाओगे। कितने महान शख्सियत ये हुआ करती थी। और आज कुछ लोग पॉलिटिकल फायदों के लिए कीचड़ उछाड़ने लगते हैं, और बुरा तो तब लगता है जब हम और आप जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जो है ऐसे बातें करते हैं, है ना, इन महान शख्सियतों के बारे में। ये थे, इसलिए आज हम ऐसी जगह बैठे हैं। और आप, मैं दिल्ली से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जहाँ पर भी इंडिया में ये लेक्चर देख रहे हैं, नहीं तो आप किसी और देश के होते और मैं किसी और देश का होता अगर पटेल साहब, गांधी जी, नेहरू जी ये नहीं होते। क्या बात करते हैं। चलो जी, देखो यहाँ पर प्रारूप समिति ने अंतिम संशोधन जो है वो उस पर विचार किया था। 7600 से अधिक यहाँ पर संशोधन आते हैं, है ना। बाद में 21 फरवरी 1948 को आम जनता के सुझाव के लिए प्रकाशित किया जाता है संविधान को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया जाता है। तो याद रखना, ये 26 नवंबर 1949 की डेट, जब भी संविधान दिवस की बात आएगी तो वो 26 नवंबर को आता है, ना कि 26 जनवरी को। याद रखना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान को लागू किया गया था। ये बनकर कब तैयार हो गया था, तो इसको स्वीकार कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलो जी, इतनी सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर पहली प्रस्तुति की जाती है, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश कर देते हैं। ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है। पहला पार्ट नवंबर को होता है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा पार्ट नहीं जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सर बताया क्यों है? कुछ लोगों के पीएचडी करने की बड़ी चुल होती है कि भाई साहब ये कर लें वो कर लें, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए बताना होता कि ये नहीं पढ़ना है। आपका और हमारा जो सफर है यूपीएससी का, इसमें क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जानना ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। बड़ा सा पुलिंदा अपने पास है, बहुत सारी बुक्स हैं। एक तो बुक्स का ढेर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि ये ले लूँ वो ही ले लूँ, ये वाली बुक लिया हूँ वो वाली बुक लिया हूँ, नहीं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, हमारी जो टीम आपको नोट्स देगी वो नोट्स आपको पढ़ लेने हैं, मास्टर जो पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़ लेना है बस। जैसे एक एम लक्ष्मीकांत आपने ले ली पॉलिटी में, हिस्ट्री में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ ही साथ हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था प्लास्टिक टू पार्टीशन ऐसा पढ़ लेना है, ऐसा है ना। ये डेट आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 वाली। इसको अंगीकृत कर लिया जाता है संविधान को। उस टाइम पे अनुच्छेद हुआ करते थे 395, अनुसूचियां हुआ करती थी 8, अब कितनी है तो 12 प्लस 4 इसमें ऐड हो गई है। कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची जो है इसमें लैंड रिफॉर्म्स के से रिलेटेड बातें हैं, 10वीं में दल बदल से, 11वीं अनुसूची में बातें हैं पंचायतों की, और 12वीं में है जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है अर्बन, उनकी। चलो जी, और भाग कितने हैं? 22 भाग उस टाइम पे हुआ करते थे जब संविधान को अपनाया गया, है ना। तो देखो संविधान को अब यहाँ पर अपना लिया जाता है ये 26 नवंबर 1949। तो संविधान अंगीकृत इस दिन कर लिया गया था, और इसी दिन नागरिकता, चुनाव, राष्ट्रपति, संसद, इससे संबंधित जो प्रावधान थे वो उसी वक्त लागू हो जाते हैं। बाकी जो शेष जो प्रावधान होते हैं संविधान के वो लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 को। सर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों? जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो इतने दिन और वेट क्यों किया? वेट करने के पीछे ये है कि देखना, दिसंबर 1930 ईस्वी में होता है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इसमें जो है वो नौजवान जवाहरलाल नेहरू जो वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त कहते हैं पूर्ण स्वराज। तो लाहौर अधिवेशन वो था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है कांग्रेस के द्वारा। और फिर 26 जनवरी इसी प्रस्ताव के, लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मना लिया जाता है। इसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया जाता है। देखना, एक ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे कोई फेकोलॉजी करने में पूछ सकता है, तो आपके सामने कोई फेकोलॉजी करे तो आप ये लो जी, इसलिए किया गया था, ये पता होना चाहिए आपको, समझे। चलो जी, और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो आपको याद ही कर लेना। चलो, कुछ और समितियां भी हुआ करती थी। देखिए 22 समितियां मेन टोटल अपने यहाँ हुआ करती थी, 8 उसमें बड़ी समितियां थी, 14 छोटी छोटी और समितियां थी। तो बड़ी वाली समितियां आप तो याद कर लो, जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन से कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। देखो जहां भी संघ की बात आएगी तो पीएम कौन हुआ करते थे? यही थे। तो संघ की जब भी बात आएगी तो संघ के मुखिया कौन होते? पीएम। तो संघ की जहां पर भी बात आएगी वहां पर उसके अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। प्रांतों को भारत में एकीकरण का मामला किसको दिया गया था? सरदार पटेल को। तो प्रांतों से संबंधित जो भी समिति होगी, मैं राज्यों से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, प्रांतों की बात कर रहा हूं। तो प्रांत जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उनका जो है वो अधिकार किसको दिया गया था? उसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल।
प्रारूप समिति के तो आपको पता है भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार की समिति, भाई मौलिक अधिकार वगैरह की ये कौन देखते हैं? गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक जो थे उसकी उप समिति के अध्यक्ष हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू हुआ करते थे। और अनुसूचित ये जनजाति उप समिति के अध्यक्ष अयंगर साहब हुआ करते थे। राज्यों से संबंधित समिति के जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, प्रांतों से संबंधित के पटेल साहब हैं, प्रांतीय संविधान समिति। पर राज्यों से संबंधित समिति जो है, राज्यों को कैसे मिलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो तो जवाहरलाल नेहरू इसमें हुआ करते थे। हालांकि आपको अगर राज्यों को मिलाना तो पटेल साहब देखते थे, पर PM कौन है? यही है ना। तो संघ में जो होता है, संघ में कौन होता है? राज्य भी तो शामिल होते हैं। जैसे अगले लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि भारत के संघ में कौन कौन होता है ना। और संचालन समिति को कौन देखते थे? राजेंद्र प्रसाद जी देखते थे। ये आपको याद रख लेना है कौन किसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब देखो, ये संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है, जैसे KC बेर वगैरह होते हैं, ये बहुत सारे थिंकर ये भारतीय संविधान की आलोचना भी करते हैं। देखो, आलोचना के नाम पर आलोचना कर लो, पर आलोचना करने लायक संविधान सभा में ऐसा कुछ था नहीं। ये तो करने के लिए आलोचना की, भाई आलोचना करनी है तो आप भी कर लो बैठ के। चलो देखो, एक तो इसमें है कि भाई प्रतिनिधित्व सीमित हुआ करता था इसमें, है ना। देखो, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसमें सर्व सामान्य जो जनता था उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। तो कहते हैं भाई इसमें सीमित प्रतिनिधित्व हुआ करता था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुनी नहीं गई थी। पर देखो, इसमें महिलाएं भी थी, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें प्रिंसली स्टेट सब थे, इसमें सब धर्मों से रिलेटेड थे। तो ये कहना बात गलत है, पर आलोचना अगर कहीं पर लिखनी हो तो आप भी लिख देना ये वाली बात, पर बाद में उसका खंडन भी कर देना। नेक्स्ट है, संघीय रूप से असंतुलित ये हुआ करती थी। इससे माना जाता है कि जो संविधान बना आखिर में, तो संविधान एकीकृत संविधान की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। कैसा? तो कहते हैं कि भाई संविधान सभा ने जो महत्वपूर्ण मामले हुआ करते थे, वो सारे महत्वपूर्ण मामले तो संघ को दे दिए, राज्यों को तो जो गौण महत्व के मामले है वो दिए, जैसे कि टैक्स लगाना हो, जैसे कि डिफेंस होना हो, जैसे कि करेंसी हो, ये सारे के सारे मामले किसको दे दिए? ये तो राज्यों को दे दिए। सेना हो, ये किसको दे दिए? तो राज्यों को, केंद्र को, जो संघ को दे दिए, और राज्यों को तो बस गौण महत्व के मामले दिए। तो भाई ये कहते हैं कि ये एकीकृत व्यवस्था को बढ़ावा देती। अगला कि भाई ये इसमें बहुत सारे बैठे हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इसकी बैठ के चली, 166 बैठ के चली, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। अब कोई काम करेंगे अच्छा तो पैसा खर्च होगा, ये कोई बात थोड़ी नहीं। अगला कहा गया कि इसने विदेशी मॉडल की नकल की। देखो, नकल करना हर बार गलत नहीं होता है, नकल करना हर बार गलत नहीं होता। हम ABCD सीखते हैं, क्या सीखते हैं, वो भी नकल करके ही सीखते हैं। नकल करना हर बार गलत बात नहीं होती, अगर उस नकल करने से हमारा कुछ फायदा हो रहा। और हमने एग्जैक्ट कोई ब्रिटेन और आयरलैंड के संविधान को नहीं अपना लिया है कि वैसा का वैसा ही। ब्रिटेन के संविधान में हमारे संविधान में बहुत सारा अंतर है। हमने उनके कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि हमने प्रावधान लिए हैं, पर वो प्रावधान इंडिया की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लिए हैं। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल ये जब डिस्कस करेंगे कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें ली, तब ये और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। अब देखो, इतना आलोचना हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और इनका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, याद रखना। और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अगले दिन इसके आंसर, अगला जो लेक्चर होगा उसमें इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। फिर आप बताएंगे कि मेरे कितने सही हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, फिर अगले दिन अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं इनके आंसर भी बताऊंगा, तो फिर आपको बताना कि वो आंसर आपके कितने ठीक है ना। चलो जी, ये भी आप क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए पॉज करके। चलो, इतनी सारी चीज़ें होंगी। हाँ, तो अपना लेक्चर हो गया ख़त्म। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप जो है वो पढ़ाई करते रहिए। आपको रिवीजन देखो साथ के साथ करते रहना है, ऐसा नहीं है कि बाद में कर लूँगा, ये आ गया मेरा काम, वो आ गया, दोस्त के यहाँ चला गया, वहाँ नहीं, कुछ नहीं करना है। आज का काम आज ही निपटाओ, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब वाली चीज़ याद रखो। तो आज की आज ही निपटा लो। बाकी आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई सलाह लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।